नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, हर चमकती पीली चीज़ सोना नहीं होती। सोने की शुद्धता उसे तपाने के बाद पता चलती है, क्योंकि सोना ही तो है जिसे जितना तपाओ उतना खरा होता जाता है। इसलिए जीवन में सोना बनना है, कीमती बनना है, मूल्यवान बनना है तो स्वयं को तो तपाना पड़ेगा ही, संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। इसलिए कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हर बार हमें और कीमती और मूल्यवान बनाता है। तो बच्चों, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी समस्याओं से मुंह मोड़ के नहीं पीछे भागना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्सनालिटी को और बेहतर बनाता है। तो बच्चों, आज के लिए यही मेरी तरफ से आपके लिए एक वैचारिक खुराक थी। चलिए, अब हम लोग क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा और किंगडम मोनेरा भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन है, जब स्टेट एग्ज़ाम हुआ करता था तो स्टेट एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन से। लेकिन जब से स्टेट CPMT, स्टेट बोर्ड पे बेस्ड जो स्टेट PMT एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए, अब इकलौता नीट एग्ज़ाम होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तब से ऑल ओवर इंडिया में जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है NCERT, उसी पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए अब क्लासिफिकेशन पोर्शन से कम सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी पूछे जाते हैं। और ये पोर्शन एक्चुअली नहायत ही फैक्चुअल है, मेमोरी बेस्ड है, इसलिए अक्सर बच्चे इससे भागते हैं, कतराते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं और सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दूं जितना आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। हाँ, आपको अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं इसके कुछ और वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा अदर देन नीट के लिए भी चीज़ों को कवर करूंगा, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फोकस्ड हूँ स्ट्रिक्टली नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं देखिए इस चैप्टर को कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को कि आप शुरू में ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आप पहली बार इसे पढ़िए, दूसरी बार जब आपका बायोलॉजी का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए तब आप पढ़िए, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। और ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप ज़्यादा बेहतर तब समझ पाएंगे जब उनके ऑर्गेनिजम्स के फिजियोलॉजी, उन ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमी, उनकी मार्फोलॉजी, उनमें कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़े होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, जो सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी में आगे पढ़नी है। तो जब सब पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अभी तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लेकिन एक बार जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो आप दोबारा पढ़िएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा हैं, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ और सिर्फ काम की चीज़ आपको, काम की इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको दूँ। उलूल जुलूल का, बेवजह का इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके ऊपर ना थोपूं कि आप उसे देख के घबरा जाएं, भाग जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग किंगडम फंजाई शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक बातें पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। तो पहली बात कि किंगडम मोनेरा को हम किंगडम फंजाई को हम, फंजाई के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, माइकोटा। क्या टर्म यूज़ करते हैं? माइकोटा, यानी फंजाई को हम माइकोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टडी ऑफ फंजाई या स्टडी ऑफ माइकोटा के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं माइकोलॉजी। तो पूछा जा सकता है कि माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई माइकोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ मेंबर्स ऑफ माइकोटा और माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्चुअल पॉइंट, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी, हम फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? मिकैली को बोलते हैं। ठीक है, मिकैली
फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं, याद कर लीजिए, ये याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हम डी बैरी को कहते हैं, डी बैरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हम मुंदकर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मुंदकर, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और लास्ट पॉइंट ये तो मैंने अभी बताया है कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो सबसे पहले चूंकि हम फंगस पढ़ रहे हैं, तो अब एक एक करके इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई, ठीक है। यानी जनरल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंगस का नेचर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए, फंगस जो होता है वो एक्चुअली ए क्लोरोफिलस होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ए क्लोरोफिलस होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। यानी फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, या कह सकते हैं कि फंगस दे शो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अब अगला चीज़ है कि भाई हेट्रोट्रॉफिक में कैसा शो करते हैं ये न्यूट्रिशन बिहेवियर। तो हेट्रोट्रॉफिक में एक्चुअली जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हम उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी फंगस जो है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विद टेकर का जब मैंने बताया था, तो वहाँ स्पेसिफिकली इसे मेंशन किया था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और फंगस सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन पाएँ, प्लांट या एनिमल के डेथ के बाद जो उनके प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स, डेड पार्ट्स होते हैं, उनके सड़ने गलने से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है, उनके डिकम्पोजिशन से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है, उसी न्यूट्रिएंट्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम इन्हें सैप्रोफिटिक नेचर का कहते हैं, यानी दे शो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो चूंकि ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए हम इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। याद रहे, सिर्फ फंगस ही डिकम्पोजर नहीं है, फंगस के साथ साथ बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर का काम करता है। क्लियर है? और डिकम्पोजर का अगर सबसे बड़ा फंक्शन आप देखिए तो डिकम्पोजर ही है जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हवा, पानी, अग्नि, वायु, सुना होगा ना आपने, मिट्टी, इन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इनको पंच तत्वों, यानी हमारा शरीर जिन चीज़ों से मिल के बना है, जिन मिनरल्स से, जिन न्यूट्रिएंट्स से, जिन ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिन चीज़ों से भी मिल के बना है, उन चीज़ों में वापस तोड़ करके कन्वर्ट कौन कर देता है? डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मेन रोल प्ले करते हैं। यानी सोचो कि अगर ये फंगस और बैक्टीरिया या डिकम्पोजर ना होते तो चारों तरफ आपको सिर्फ लाशों का ढेर दिखता, लाशों का ढेर दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फंगस और बैक्टीरिया चीज़ों को, यानी एनिमल और प्लांट के डेथ के बाद उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। क्लियर है? उसके अलावा देखिए क्या करते हैं ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जनरली ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हास्टोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हास्टोरियम। अभी आप देखेंगे तो फंगस का स्ट्रक्चर जो है ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उस थैलस लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे जो बल्बस स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से, ये देखिए बल्बस स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है, इस तरीका का ये फूला हुआ हिस्सा बल्बस स्ट्रक्चर, इसे हम हास्टोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हास्टोरियम। तो इस हास्टोरियम के थ्रू क्या करता है ये? इस हास्टोरियम के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, सक करता है। ठीक है, तो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय हास्टोरियम। क्लियर है?
चूँकि ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो यानी फंगस को हम ऑस्मोट्रॉप्स कह सकते हैं। फंगस सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फंगस डिकम्पोजर्स होते हैं। फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ए क्लोरोफिलस होते हैं। क्लियर है? तो ये इनका न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग फंगस का बिहेवियर हो गया। अब हम इनके थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनका थैलस कैसा होता है, यानी इनका बॉडी कैसा होता है, मेन ऑर्गेनिज्म बॉडी कैसा होता है। ठीक, तो मेन ऑर्गेनिज्म बॉडी अगर हम देखें फंगस का, तो जनरली फंगस का मेन ऑर्गेनिज्म बॉडी वो थैलॉयड बॉडी होता है। थैलॉयड बॉडी से मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस लाइक स्ट्रक्चर मतलब दे हैव ओनली फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी ऐसे ऐसे सिर्फ फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेंगे, इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? यानी ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसमें कोई रूट, स्टेम या लीफ जैसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता हो, उसे हम थैलॉयड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है? यानी थैलॉयड बॉडी मीन्स सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी उनका बॉडी पार्ट जो है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलॉयड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंगस जो होता है, फंगस में जो मेन आप कह सकते हैं डोमिनेंट बॉडी या मेन बॉडी जो फंगस का होता है वो हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड, जिसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के फेजेज पाए जाते हैं उसके लाइफ स्पैन में। एक यन जिसे हम हैप्लॉयड बोलते हैं, और दूसरा 2n कंडीशन जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। ठीक है? यानी ये जो यन कंडीशन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं हैप्लॉयड, और 2n का जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्लियर है? तो इन जनरल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जनरली उनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड जनरेशन इज़ फॉलोड बाई डिप्लॉयड जनरेशन। यानी हैप्लॉयड जनरेशन के बाद उनके लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड जनरेशन आता है, एंड डिप्लॉयड जनरेशन इज़ फॉलोड बाई हैप्लॉयड जनरेशन। यानी हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड, ऐसा उनके लाइफ साइकिल में फेज़ डेफिनेटली आता ही है। और इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है? तो आपने देखा था कि इसके पहले जो हमने मोनेरा पढ़ा था वहाँ कोई भी हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं स्ट्रक्चर दिख रहा था लाइफ साइकिल में, क्योंकि बैक्टीरिया स्ट्रिक्टली क्या था? हैप्लॉयड, उसमें डिप्लॉयड ही नहीं दिख रही थी। तो वहाँ कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं था बैक्टीरिया में, लेकिन फंगस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है। मीन्स हैप्लॉयड जनरेशन इज फॉलोड बाय डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इज फॉलोड बाय हैप्लॉयड। यानी इनके लाइफ साइकिल में दोनों फेज पाए जाते हैं, हैप्लॉयड भी पाए जाते हैं और डिप्लॉयड भी पाए जाते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि हैप्लॉयड बॉडी को हम बोलते हैं गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड बॉडी को हम बोलते हैं गैमीटोफाइट। क्लियर है? याद रखिएगा, हैप्लॉयड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट। और वहीं जो डिप्लॉयड बॉडी है उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, हैप्लॉयड बॉडी को गैमीटोफाइट बोलते हैं और डिप्लॉयड बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है? तो इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जो मैंने बताया कि एक हैप्लॉयड स्टेज होता है और दूसरा डिप्लॉयड स्टेज होता है। हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड स्टेज आता है और डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड स्टेज आता है। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लाइफ साइकिल में ज़्यादातर समय, देखो जिनके लाइफ साइकिल में ध्यान दो, ज़्यादातर समय, ये देखो मैंने एक ग्रीन लाइन उनके लाइफ साइकिल में एक डिवीज़न करने की कोशिश की। तो यहाँ देखो ज़्यादातर समय इस यन वाले तरफ है, मतलब ज़्यादातर समय क्या है? गैमीटोफिटिक जनरेशन। यानी गैमीटोफिटिक जनरेशन क्या है? डोमिनेंट। और अगर यन यानी हैप्लॉयड फेज गैमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होगा, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? गैमीटोफाइट या हैप्लॉयड होगा, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं?
हैप्लांटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगर आपका डोमिनेंट फेज हैप्लॉयड है तो हैप्लांटिक लाइफ साइकिल हम बोलेंगे, ठीक है। यानी हैप्लांटिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमीटोफाइट होता है, हैप्लॉयड बॉडी होता है, गैमीटोफाइट होता है। कोई डाउट है? क्लियर है। अब यहीं इसके उलट देखो, इसके उलट अगर ऐसा हो कि जो डोमिनेंट फेज है, जो डोमिनेंट फेज है, आप देखिए यहाँ डोमिनेंट फेज क्या है, यहाँ डोमिनेंट फेज एन वाला पोर्शन ज़्यादा है ना, और 2n वाला क्या है? कम है। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ बीच से मैंने बाइफर्केट किया है। अगर इसके उलट कर दो आप, इसके उलट क्या कर दो आप कि अब डोमिनेंट फेज आप बना दो डिप्लॉयड को, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन को। तो आप देखिए मैंने ग्रीन कलर की लाइन इधर खींची है। तो अब ये डोमिनेंट फेज हो गया, डिप्लॉयड फेज यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन। ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें डोमिनेंट फेज क्या हो? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यानी स्पोरोफिटिक बॉडी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक। क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। तो जो फंगस है वहाँ देख रहे हैं, उस फंगस में मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉयड, यन जो है यही मेन प्लांट बॉडी है। गैमीटोफिटिक बॉडी जो है, ये गैमीटोफिटिक बॉडी मेन प्लांट बॉडी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फंगस में कैसा लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ना कि डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम लोगों में पाया जाता है। देखो हम लोगों में डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन। हालांकि ये आप प्लांट क्लासिफिकेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ टर्म यूज हुआ तो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए। तो यानी फंगस जो होते हैं ये मोनेरेंस के तरीके से नहीं है। मोनेरेंस जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन फंगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा, और उसमें भी इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो क्या होगा? गैमीटोफाइट या हैप्लॉयड होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या होगा। इन जनरल फंगस में जो मेल बॉडी है, मेल आप कह सकते हैं बॉडी है, वो मेल गैमीट बनाएगा। फीमेल बॉडी फीमेल गैमीट बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होकर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये देखिए यन और यन मिलकर के 2n जाइगोट बन गया कि नहीं? और जबकि अभी हमने पढ़ा कि जो फंगस का मेन बॉडी है वो गैमीटोफाइट होता है, यानी यन होता है। क्या होता है? यन होता है। तो अब ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है। इस जाइगोट की तुरंत हो जाती है मियोसिस। क्या हो जाती है? मियोसिस। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं मियोसिस को? मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यानी मियोसिस में प्लॉइडी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी मियोसिस में 2n से यन यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स बनते हैं। सेल डिवीजन में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सब पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। फिर भी जो लोग पढ़ लिए हैं वो जान रहे होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो घबराएं नहीं, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे जब पूरा बायोलॉजी पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। चूंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, इसका मतलब वहाँ प्लॉइडी आधी हो जाएगी, यानी 2n से देखो हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हैप्लॉयड स्पोर्स, यानी यन हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लॉयड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएगा? हैप्लॉयड बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? हैप्लॉयड बॉडी बनाएगा। यानी इनके लाइफ साइकिल में अगर देखो तो जो हैप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट है। देखो ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, इधर पूरा बॉडी ही हैप्लॉयड। सिर्फ इकलौता डिप्लॉयड फेज है जो उनके पूरे लाइफ साइकिल में पाया जाता है, वो है क्या? सिंगल सेल्ड जाइगोट। यानी जाइगोट को छोड़ दीजिए तो फंगस के सारे पार्ट्स कैसे हैं? हैप्लॉयड, यन है, गैमीटोफाइट है, यानी गैमीटोफिटिक बॉडी डोमिनेंट है। और ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। अभी मैंने पहले बताया है। क्या कहते हैं? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल, जिसमें यन फेज डोमिनेंट है। हैप्लांटिक लाइफ साइकिल मतलब हैप्लॉयड या यन फेज डोमिनेंट है तो हैप्लांटिक। और अगर किसी के लाइफ साइकिल में 2n डोमिनेंट है तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक। जैसे हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जबकि फंगस क्या शो करते हैं? हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। क्लियर है इतना बात? चलो एक और बात कि आपने देखा कि यहाँ जाइगोट में फर्दर डिवाइड करके जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बन रहा है। यानी फंगस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड।
ठीक है। इसीलिए हम फंगस को एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर नहीं कहते हैं, यानी दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोफाइटा। ये एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। जाइगोट से सीधे हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है बाय मियोसिस डिवीजन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं हम लोग। फंगस का जो सेल वॉल होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ये बहुत बार सवाल पूछा है। काइटिन एक ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है जो फंगस का सेल वॉल बनाता है। और काइटिन के आप कह सकते हैं काइटिन क्या होता है, अगला सवाल ये आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज़ काइटिन। तो काइटिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, यानी फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। क्लियर है। एक और बात कि काइटिन का ही कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनके एक्सोस्केलेटन्स, उनकी खोल, एक्सोस्केलेटन मतलब उनकी खोल, उनके डिफरेंट पार्ट्स जो एक्सोस्केलेटन्स हैं, वो एक्सोस्केलेटन्स कुछ आर्थ्रोपोड्स में रेंगने वाले जो जानवर हैं उनमें कुछ आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन भी किसके बने होते हैं, काइटिन के ही बने होते हैं। क्लियर है। एक और फैक्चुअल पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एक बार सवाल पूछा हुआ था, क्वेश्चन था कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और पहला ऑप्शन था सेलुलोज, दूसरा था काइटिन, तीसरा था लिपिड और चौथा था काइटिन एंड सेलुलोज। तो ज़्यादातर बच्चों ने पहला ही ऑप्शन काइटिन था, काइटिन टिक कर दिया और आंसर गलत हो गया। आपको समझना है एक और ख़ास बात कि कुछ ऐसे फंगस हैं जैसे ऊमाइसीड्स। ऊमाइसीड्स फंगस का वो ग्रुप है जिसमें ऊमाइसीड्स का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। यानी अगर कोई पूछे कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ और ऑप्शन में अगर सिर्फ काइटिन है चार में तो काइटिन आप टिक कर दो, लेकिन अगर ऑप्शन में काइटिन एंड सेलुलोज दोनों दिया हो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, काइटिन एंड सेलुलोज। हमेशा ध्यान रखना, अगर सिर्फ काइटिन दिया है ऑप्शन में तब तो ठीक है कि काइटिन हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में काइटिन एंड सेलुलोज बोथ दिया है तो आप उसी ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि ऊमाइसीड्स ऐसे फंगस हैं जिनका सेल वॉल काइटिन की बजाय किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा हम लोग फंगल बॉडी की बात कर लेते हैं कि फंगल का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट है, वो कैसा होता है। ठीक, तो जो फंगल बॉडी होता है देखिए वो थायलॉइड होता है। मैंने पहले ही बताया थायलॉइड मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए थायलॉइड बॉडी जो फंगस की है, थायलॉइड मीन्स दैट इज मेन बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी इसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। जो पाया जाता है वो सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस बॉडी पाई जाती है, जैसे इलॉन्गेटेड फिलामेंटस बॉडी पाई जाती है। तो ये जो फिलामेंटस बॉडी है उस फिलामेंटस बॉडी को हम हाइफा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। ठीक है। और यही हाइफा अगर नेटवर्क बना ले, नेटवर्क ऑफ हाइफा यानी जाल बना ले, तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ये बहुत पूछता है। यानी ये देखो, ये जो आगे आपको एक सिंगल दिख रहा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये क्या कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे हाइफा। क्या कहेंगे, हाइफा। लेकिन अगर सोचो कि ये एक फिलामेंटस हो गया, एक और हो गया, एक और हो गया, एक और हो गया, ऐसे पूरा जाल बना ले, ढेर सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ढेर सारे हाइफा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछता है। ये देखिए आगे, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। क्लियर है। ये देखिए यहाँ नेटवर्क जाल बन गया है, तो उसके लिए हम टर्म माइसीलियम यूज़ कर रहे हैं, और अगर सिंगल सिंगल है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, सिंपल हाइफा। अब ये जो हाइफा है, फिलामेंट है, ये दो तरह का हो सकता है, ए सेप्टेट और सेप्टेट। तो ए सेप्टेट और सेप्टेट क्या है समझिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसे फिलामेंट है, ठीक, और फिलामेंट के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन पाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ए सेप्टेट कंडीशन। क्या कहेंगे, ए सेप्टेट कंडीशन। और इस मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, सीनोसिटिक टर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सीनोसिटिक टर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इस मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन को सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। वहीं ऐसा हाइफा
एक ऐसा हाइफा, ये देखो, जिसमें न्यूक्लियस जो ढेर सारे हैं उन सारे न्यूक्लियस के बीच में वाल फॉर्मेशन हो। ये देखो सेप्टा हो, वाल हो, सेप्टा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफा कहेंगे। क्लियर है? तो यानी हाइफा दो तरह के हैं, देखो, एक मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन, यानी जिसे हम एसेप्टेट कहते हैं, एग्जाम्पल इसका फाइकोमाइसीट्स एंड म्यूकर। वहीं सेप्टेट, जिसमें देखो बीच में ये सेप्टा बन गया है, देखो क्रॉस वॉल बन गया है, तो जिसमें सेप्टा हो उसे हम सेप्टेट कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। ध्यान रखिएगा, यानी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फंगस को मेनली 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिसमें फाइकोमाइसीट्स जो ही है वो सिर्फ एसेप्टेट होता है, यानी फाइकोमाइसीट्स के मेंबर क्या होते हैं? एसेप्टेट होते हैं। बाकी बेसिडियो, एस्को और ड्यूटेरोमाइसीट्स के मेंबर क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं, उसमें क्रॉस वाल होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। माइसीलियम क्या है आपने देख लिया, ठीक है। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफाइज का माइसीलियम। आपके सामने देखिए डायग्राम बना हुआ है, मैंने बताया भी है। नेक्स्ट एक पॉइंट फैक्चुअल कभी कभी पूछ लेता है कि कुछ यूनिसेलुलर फंगाई जैसे ईस्ट, वो ईस्ट कभी कभी ऐसे एक चेन बना लेते हैं। देखो ये ईस्ट है यूनिसेलुलर, लेकिन ऐसे एक लाइन में अगर खड़े हो जाएं तो एक चेन बनाते हैं। देखो चेन बन गया। तो अगर ये चेन बना लें तो ये लंबा इलोंगेटेड नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है कि ये फिलामेंट है, ये लगता है कि माइसीलियम जैसा कुछ है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रू टर्म में माइसीलियम नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्यूडो माइसीलियम। तो देखिए ये पूछा हुआ है एक बार, समटाइम्स यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट स्टिक, आपस में चिपक जाते हैं, टू फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडो माइसीलियम, यानी फॉल्स माइसीलियम। ट्रू टर्म में माइसीलियम नहीं है, क्योंकि ये सारे जो हैं यूनिसेलुलर ईस्ट हैं, और अलग कर दो तो सब एक एक ईस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड। जो एक्सेस फूड आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में एक्सेस फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल में एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। वैसे ही फंगस में जो फूड है एक्सेस फूड, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड आयल, यानी एनिमल्स के जैसा इसमें फूड का स्टोरेज हो रहा है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, इसमें भी ग्लाइकोजन और आयल के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। क्लियर है? उसके अलावा फंगस के सेल को, उसके हाइफा को, उसको माइसीलियम को अगर हमें स्टडी करना है तो उस फंगस को हम जनरली एक पिगमेंट, एक डाई है जिसे हम बोलते हैं कार्टन ब्लू, उस कार्टन ब्लू के थ्रू हम क्या करते हैं? उसे कलर करते हैं। तो ये पूछ सकता है फंगस इज स्टेन्ड बाय कार्टन ब्लू। क्लियर है? जैसे देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो हम स्टेन यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जेंटियन वायलेट और क्रिस्टल वायलेट। याद है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फंगस में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए बेसिकली फंगस तीनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों तरह का रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में कैसे होता है। तो फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझिए कैसे होता है। पहले सिर्फ हम एसेक्सुअल की बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पोर बनता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये स्पोर दो तरह का होता है, एक एक्सोजिनस स्पोर और दूसरा एंडोजिनस स्पोर। बहुत पूछता है। ठीक है, एक्सोजिनस स्पोर्स जो एक्सटर्नली बने, ये देखो जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये मान लो एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ये फंगा हाइफा है, तो ये देखो यहाँ से एक्सोजिनसली बन रहा है, ऐसे एक्सोजिनसली ये बाहर निकल गया। मतलब ये देखो, ये ऊपर से ये वाला हिस्सा यहाँ से एक पार्टीशन हो गया, एक और बन गया, यहाँ से पार्टीशन हो गया, एक और बन गया, यानी एक्सोजिनसली बाहर से ऊपर से एक एक कटता जा रहा है। यहाँ ध्यान दो, एक एक कटता जा रहा है। ठीक है, ऊपर से, तो हम बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर, जिसका एग्जाम्पल क्या है? कोनिडिया। क्या है?
कोनिडिया। और ये कोनिडिया जिस स्टाक पे देखो पाया जा रहा है, इस स्टाक को हम क्या कह रहे हैं, कोनिडियोफोर। क्या कह रहे हैं, कोनिडियोफोर। क्लियर है। तो ये कोनिडिया या कोनिडियोफोर किस में पाया जाता है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम फंजाई में पाया जाता है। ठीक है, हालांकि आगे भी ये और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिए। ठीक, एक्सोजीनस स्पोर का फॉर्मेशन एस्परजिलस और पेनिसिलियम में पाया जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक, एक हो गया एंडोजिनस स्पोर। भाई एंडोजिनस स्पोर क्या है, एंडोजिनस स्पोर में जो स्पोर बनता है वो इंटरनली बनता है। क्या बनता है, इंटरनली। ये देखिए इंटरनली बनता है। यहाँ देखिए ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है इस तरीके से। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका बल्बस स्ट्रक्चर हो गया। तो इस बल्बस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम बोलेंगे हास्टोरियम। बताया था मैंने, जिससे क्या करता है, न्यूट्रिशन सक करता है भाई, सराउंडिंग से सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये हो गया हास्टोरियम। और उसके अलावा देखो ये इस तरीके से एक ऐसे स्टेराइल पार्ट हो गया, और ये एक फ्रूटिंग बॉडी हो गई। क्या हो गई, फ्रूटिंग बॉडी हो गई। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंटरनली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी एंडोजिनस डेवलपमेंट है इन स्पोर्स का। ये जो स्पोर्स आप देख रहे हो, इन स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसा है, एंडोजिनस डेवलपमेंट है। क्लियर है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या कह रहे हैं हम, स्पोरेंजियो स्पोर्स कह रहे हैं। ये जो आपको स्पोर्स दिख रहे हैं इसे स्पोरेंजियो स्पोर कह रहे हैं। और ये स्पोरेंजियो स्पोर जिस पे निकल रहा है, जिस स्टाक पे, जैसे कोनिडिया निकल रहा था कोनिडियोफोर पे, वैसे स्पोरेंजियो स्पोर्स किस स्टाक से निकल रहे हैं, स्पोरेंजियोफोर से। कैसे निकल रहे हैं, स्पोरेंजियोफोर से। क्लियर है। तो ये एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो ये जो आपके एंडोजिनस स्पोर्स हैं, ये एंडोजिनस स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। या तो ये एंडोजिनस स्पोर्स मोटाइल होंगे, अगर मोटाइल होंगे तो क्या कहेंगे, जू स्पोर कहेंगे। और अगर ये एंडोजिनस स्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ए प्लानोस्पोर। बहुत पूछता है। तो एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड जू स्पोर, व्हाइल नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर इज कॉल्ड ए प्लानोस्पोर। एग्जाम्पल में अगर याद रखना है आपको, तो जू स्पोर पाया जाता है एल्ब्यूगो और फाइटोप्थोरा में, जबकि ए प्लानोस्पोर या नॉन मोटाइल स्पोर पाया जाता है म्यूकर या राइजोपस में। क्लियर है। तो ये आपका एक्सोजिनस एंडोजिनस डेवलपमेंट ऑफ स्पोर आपने समझ लिया, जो कि मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन सबसे आसान वाला है कि जैसे मान लो है ये ऐसे टुकड़ों में टूट गया, इसका मान लो एक टुकड़ा ये अलग हुआ और ये अलग हुआ टुकड़ा एक नया पूरा का पूरा हाइफा फिर से बना लिया, तो उसे हम कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन बड़ा कॉमन है फंगस में। दूसरा फंगस में बडिंग होती है। बडिंग किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। जैसे मान लो ईस्ट हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये हो गया ईस्ट। अब ईस्ट में क्या होता है कि शुरुआत में से छोटा सा बड बनेगा, क्या बनेगा, बड, और बाद में यही बड और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद देखो यही ऐसे अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो एक ईस्ट से दो ईस्ट बन जाएगा। क्लियर है। वहीं फिजन, फिजन में मतलब एक से दो बनना, ये भी ईस्ट में पाया जाता है। तो फिजन और बडिंग में देखो अंतर क्या है, फिजन में जो होता है वो एक से इक्वल डिवीजन करके दो हाफ, माने एक है सेल, इसमें मान लो इक्वल डिवीजन होगा तो दो डाटर सेल बनेंगे इक्वल डिवीजन से। ठीक। जबकि बडिंग में देखा था आपने खूब बड़ा सा एक सेल था और एक छोटा सा बड बन रहा था, यहाँ जो डिवीजन था वो इक्वल नहीं था। क्लियर है। तो यानी फिजन में इक्वल डिवीजन होता है, यही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो देखो लिखा है इन फिजन इक्वल डिवीजन ऑकर्स। ईस्ट एग्जाम्पल इसका है, और बडिंग का भी एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट है। यानी ईस्ट कभी कभी फिजन भी करता है। ईस्ट अगर इक्वल डिवीजन करेगा तो उसे हम फिजन कहेंगे, और अगर अनइक्वल डिवीजन कहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बडिंग। ठीक है। चलिए, तो आपने फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपने देख लिया। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। तो चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी तक आपने मोनेरा देखा था, तो मोनेरा में जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो क्या था,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक, यानी सबसे पहले जो नेचर में इवॉल्व हुआ रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल था। क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें कमियां थी, इसलिए नेचर ने क्या इवॉल्व किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व किया। तो जो मोनेरेंस थे उसमें ट्रू टर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा था, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा था कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, ये सब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। पहली बार सही मायने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत आप कह सकते हो फंजाई में हुआ। किस में हुआ? फंजाई या फंगस में हुआ। तो फंगस में देखिए क्या होता था कि फंगस में मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब उसी मेन प्लांट बॉडी में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिससे मेल गैमीट बने उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे फीमेल गैमीट बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऊगोनियम। क्लियर है? तो ये जो एंथ्रीडियम है ये बाई माइटोसिस डिवीजन मेल गैमीट बनाएगा। ध्यान रहे आपको, ऐसे ही हम पढ़ते हैं इन जनरल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाई मियोसिस, क्योंकि गैमीट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इससे गैमीट बनाना है, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है, तब हम मियोसिस करेंगे। लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रेन है ना, यहाँ जो एंथ्रीडियम है आपका वो भी यन है और गैमीट भी आपको क्या बनाना है? यन बनाना है। तो यन से यन जब भी बनेगा तो किस डिवीजन से बनेगा? माइटोसिस से बनेगा। किससे बनेगा? माइटोसिस। कहीं आपने गलती से यन वाले सेल में मियोसिस करा दिया तो क्या होगा भाई? अगर इसमें मियोसिस कर दिया तो n/2 वाला हो जाएगा, क्योंकि प्लॉइडी आधी हो जाती है ना मियोसिस के बाद। तो अगर ये n/2 हो गया, प्लॉइडी आधी हो गई, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि n इज द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ए सेल। यानी n कम से कम चाहिए, n से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो किसी सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिस एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे पाया जाए उस सेट ऑफ क्रोमोसोम को यन कहते हैं। और यन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए n = 23 है। ठीक है, पी प्लांट के लिए, मटर के लिए n = 7 है, यानी 7 क्रोमोसोम पे वो पी प्लांट के सर्वाइवल के लिए सारे जीन पाए जाएंगे। ह्यूमन के केस में कुल 23 क्रोमोसोम पे ह्यूमन सेल के सर्वाइवल के लिए सारे जीन पाए जाएंगे। क्लियर है ना? तो अगर आपको यही यहाँ समझना है कि अगर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाना है, यन से यन बनाना है, तो आपको इक्वेटोरियल डिवीज़न कराना होगा, यानी माइटोसिस करानी होगी। क्या करानी होगी? माइटोसिस। तो चूँकि फंगस जो है वो हैप्लॉयड बॉडी होता है मेन, तो उस हैप्लॉयड बॉडी से जब गैमीट बनेगा तो किस डिवीजन से बनेगा? माइटोसिस। ये पूछता है। जैसे फीमेल पार्ट ऊगोनियम से अगर गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट, तो कैसे बनेगा? माइटोसिस। मियोसिस से नहीं बनेगा, ये याद रखना पहली बात। तो अब सोचो कि एंथ्रीडियम से मेल गैमीट यानी यन बना, ऊगोनियम से फीमेल गैमीट यानी यन बना, तो इस दोनों का क्या होगा? इन दोनों का होगा फ्यूजन। क्या होगा? यानी यन और यन, फीमेल गैमीट दोनों मिलके फ्यूजन होगा। फ्यूजन, दोनों गैमीट के फ्यूजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। और इस प्लाज्मोगैमी में देखो न्यूक्लियस जो है वो तुरंत जो है फ्यूज नहीं कर रहा है। यानी यहाँ देखो, ये एक सेल है जिसमें यन है, और ये मान लो एक सेल है जिसमें यन है। ठीक, दोनों को जब हम फ्यूज कर रहे हैं तो एक सेल जो बन रहा है उसमें ये एक न्यूक्लियस यन वाला और दूसरा न्यूक्लियस यन वाला, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया, यानी प्लाज्मा तो मिल गया उसका दोनों का, जिसे हम प्लाज्मोगैमी करें। तो ये जो यन न्यूक्लियस अभी भी बचा हुआ है, 2 न्यूक्लियस एक साथ, उसे हम बोलते हैं डाई कैरियन फेज। क्या बोलते हैं? डाई कैरियन फेज। और जब यही न्यूक्लियस यन और यन आपस में फ्यूज कर जाता है तो यही क्या हो जाता है? यही 2n बन जाता है। क्या बन जाता है? 2n बन जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग एक फेज है जो फंगस में पाया जाता है कि पहले प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और जो दोनों न्यूक्लियस है वो अभी प्लाज्मा में एग्जिस्ट करेगा अलग अलग, जिसे हम डाई कैरियन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई कैरियन फेज। लेकिन जब ये न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएगा, यानी कैरियोगैमी, न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। यानी यन और यन आपस में मिल गया तो क्या बन गया? 2n बन गया, यानी कैरियोगैमी हो गई। क्लियर है? तो ये जो डाई कैरियन फेज आप देख रहे हो, ये डाई कैरियन फेज बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में डाई कैरियन फेज पाया जाता है। बहुत पूछता है डाई कैरियन फेज क्या है। आप समझिएगा कि मान लीजिए ये एक मेल गैमीट है
और ये एक फीमेल गैमीट है। तो मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो पहले दोनों न्यूक्लियस नहीं फ्यूज करता है, पहले दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। तो ये जो दोनों के न्यूक्लियस अभी इंडिपेंडेंट बचे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइकैरियन। और यही बाद में जब प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है, तो इसी में n और n मिलके क्या बन जाता है, 2n बन जाता है। क्लियर है। तो देखिए जो यहाँ समझाया हुआ है आपको, तो डाइकैरियन फेज किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में। ठीक है। और ये आपका कैरियोगैमी हो गया तो 2n कंडीशन मिल गया। 2n कंडीशन मिल गया तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक। अब ये जो जाइगोट है अभी देखा था आपने ऊपर, इस जाइगोट में तुरंत क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्यों मियोसिस हो जा रही भाई, क्योंकि फंगस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। यहाँ कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा, क्योंकि फंगस का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम जाइगोट जो कि 2n है, इससे अगर एम्ब्रियो बनाएंगे तो वो भी तो 2n बनेगा, और उससे जो बॉडी बनेगी स्पोरोफाइट वो भी 2n होगा। जबकि हमें बनाना क्या है, हैप्लॉयड बनाना ना। तो इसलिए इस हैप्लॉयड बनाने के लिए हमें इस जाइगोट में क्या कराना पड़ेगा, इस जाइगोट में हमें कराना पड़ेगा मियोसिस। क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस कराना पड़ेगा। क्लियर है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ दिखाया हुआ है कि जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉयड जाइगोस्पोर बनता है, और यही हैप्लॉयड जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉयड फंगल बॉडी बनाता है। क्लियर है। और इस तरीके से आपने देखा कि जो फंगस है दे शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस हो गया। यानी फंगस में ट्रू टर्म में फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट हो रहा, मेल और फीमेल गैमीट का जाइगोट बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि for the first time in organisms sexual reproduction was evolved in फंगस। सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवाल्व हुआ, किसमें इवाल्व हुआ, ट्रू टर्म में देखा जाए तो फंगस में। मोनेरा में जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, एक्चुअली वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहाँ भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा था, नया कम्बिनेशन बन रहा था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल हो रहा था। भाई आपने देखा एफ फैक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, मतलब कुछ जेनेटिक मटीरियल का आदान प्रदान हुआ, तो इसलिए हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम जरूर दे रहे थे। लेकिन ट्रू टर्म में मोनेरा में पाया जाने वाला जो कंजुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रू टर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार कर दे रहे हैं। फंगस हेट्रोट्रॉफिक के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब दे बिहेव एज डिकम्पोजर, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। ठीक है। और या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेडीमेड फूड अपने होस्ट से लें। तो पैरासाइट टेक रेडीमेड फूड, बना बनाया भोजन लेते हैं, किससे, फ्रॉम देयर होस्ट। जिस होस्ट के बॉडी पे वो डिपेंडेंट है, उससे बना बनाया भोजन सीधे सक कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। अब सैप्रोफिटिक पैरासिटिक में भी टर्म एक यूज़ करते हैं हम, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट मतलब समझो कंपल्सरी, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट मतलब कंपल्सरी, सैप्रोफाइट मतलब कंपल्सरी, दे डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जबकि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट मतलब टेम्पोररी सैप्रोफाइट होते हैं, यानी मेनली सैप्रोफाइट नहीं है। मेनली क्या है, ये पैरासिटिक हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे क्या हो जा रहे हैं, ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऐसे ही पैरासिटिक में भी फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब टेम्पोररी पैरासाइट, टेम्पोररी पैरासाइट एक्चुअली ये होते हैं सैप्रोफाइट, ज़रूरत पड़ने पे क्या हो गए, पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपल्सरी पैरासाइट। क्या है, कंपल्सरी पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी। क्लियर है। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब देखो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट्स अपने होस्ट पे कैसे अटैक करते हैं। तो होता क्या है कि जो फंगस होते हैं, ये फंगस जो उनका होस्ट होता है, जैसे मान लो किसी प्लांट है, इस प्लांट पे इस फंगस को अटैक करना है। ये देखो छोटा सा फंगस यहाँ बना हुआ ना, तो ये फंगस क्या करता है, दे सेक्रीट फ्यू एंजाइम्स। और जनरली वो एंजाइम्स क्या होते हैं, जनरली वो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम आपने पढ़ा है ना, सुसाइडल बैग, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, डिसॉल्व करने वाला एंजाइम पाया जाता है। तो वो लाइसोसोमल एंजाइम जनरली सिक्रीट होता है इस फंगस के द्वारा, जो क्या करता है, इस प्लांट के सरफेस को डिग्रेड कर देता है। देखिए, टू डिग्रेड द सरफेस ऑफ होस्ट। और जब ये सरफेस डिग्रेड कर गया तो बड़े आसानी से ये फंगस इस प्लांट के अंदर घुस जाता है। क्लियर है।
टू एंटर इनटू प्लांट्स। देखिए, तो फंगस सिक्रीट फ्यू एंजाइम्स टू डिग्रेड द सरफेस ऑफ होस्ट एंड एंटर इनटू द प्लांट। क्लियर है। अब बदले में पौधा भी तो कुछ करेगा भाई। फंगस मान लो इसके अंदर घुसा, तो पौधा भी उस फंगस से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं फाइटोएलेक्सिन। पूछा हुआ सवाल है कि फाइटोएलेक्सिन क्या होता है। तो फाइटोएलेक्सिन आर टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, रिलीज्ड बाय प्लांट या होस्ट कह लो। किसके अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगस जो इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट पे, उसके खिलाफ पौधा भी एक केमिकल, एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है जो फंगस को मारने में मदद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइटोएलेक्सिन। यानी पौधा अगर सफिशिएंट अमाउंट में, किसी पौधे में अगर फाइटोएलेक्सिन है तो उस पर फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है। चलिए, अब ऐसा नहीं कि है भाई हर फंगस खराब ही होता है, कुछ फंगस बेनिफिशियल भी हैं। उसमें देखिए एक फंगस है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये पूछा हुआ है, याद कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये नाम याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। 4 बार 5 बार आप नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है ये एक यूजफुल फंगस है, यूजफुल फंगस है विच डिस्ट्रॉय द डिजीज काजिंग फंगस, यानी जो पैथोजेनिक फंगस हैं, जो कोई रोग का कारण होते हैं, उन्हें ये ट्राइकोडर्मा हर्जियानम क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी ये हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए इसका इस्तेमाल, सो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट सॉयल, सॉयल को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर फंगल, फ्रॉम सेविंग प्लांट्स फ्रॉम फंगस। तो प्लांट्स को बचाने के लिए फंगस से मिट्टी में हम क्या ग्रो कराते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, क्योंकि ये जो हार्मफुल या पैथोजेनिक फंगस उन्हें क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, मार देता है। चलिए नेक्स्ट, फंगस सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करता है भाई, फंगस सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी शो करता है, तो ये हमें डिटेल में अलग से पढ़ना ही है। फंगस व्हेन शो सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एल्गा लाइक ब्लू ग्रीन एल्गा, तो हम उसे कहते हैं लाइकेन, जो आगे पढ़ेंगे ही हम। ठीक, और फंगस बहुत बार हायर प्लांट्स के रूट के साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, लाइक पाइनस, पाइनस रूट के साथ फंगस सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो ये मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ है तो जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट हेयर, आप देखिए कि किसी प्लांट में वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट हेयर्स। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट हेयर या तो एब्सेंट होता है और या तो पुअरली डेवलप्ड होता है, एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट हेयर नहीं पाया जाता है या पुअरली डेवलप्ड होता है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करने के लिए, उसको करने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बेसिकली फंगस के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। तो ये जो माइसीलियल फंगस है, ये माइसीलियल फंगस क्या करता है, ये माइसीलियल फंगस बेसिकली उस प्लांट में, जो हायर प्लांट है, उस हायर प्लांट में रूट हेयर के फंक्शन को कंपनसेट करता है, यानी रूट हेयर की जगह ये फंगस काम करता है। क्लियर है। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट लाइक पाइनस इज कॉल्ड माइकोराइजा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे फंगस क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, फंगस क्लासिफिकेशन की। तो फंगस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फंगस का अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ में आ गया है, तो फंगस का क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।